Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to your favorite channel Physics by Jad Hashmi। तो आज हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बायट-सेवर्ट लॉ पर, है ना। बायट-सेवर्ट लॉ, तो हमारा जो लॉ है वो हमारा क्या लॉ है? बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ये लॉ बेसिकली किस पर है? बायट-सेवर्ट लॉ इज द लॉ विच इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है उसको फाइंड करने के लिए हम बायट-सेवर्ट लॉ की मदद लेते हैं। तो पहले लेक्चर में बात किया गया था कि हमारे पास इस मैग्नेटिज्म में दो लॉ हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला लॉ हमारा क्या है? बायट-सेवर्ट लॉ, और दूसरा लॉ हमारा क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो दो लॉ पे हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहला हमारा लॉ क्या है? बायट-सेवर्ट लॉ। ये बेसिकली कहता क्या है? बायट-सेवर्ट लॉ बेसिकली कहता क्या है कि अगर कोई वायर है जिसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई, मान लेते ये करंट क्या है? आई है। तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर का अगर हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो इस छोटा सा टुकड़ा की जो लंबाई है उसको मैं ले लेता हूं कितना? dl। इस छोटे से टुकड़े की लंबाई कितना ले लेते हैं हम? dl ले लेते हैं। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आई, है ना। तो सबसे पहली बात कि ये जो आई dl वेक्टर जो होता है, क्या बोला? आई dl वेक्टर जो होता है इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, यहां पे मैंने क्या लगाया? डीएल वेक्टर लगाया है। तो डीएल वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो डीएल का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, ये याद रखिएगा। तो डीएल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? करंट के डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है? ये लेंथ है, छोटा सा लेंथ है ना। करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा लेंथ है, और आई इंटू डीएल मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो हियर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है वेयर वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या आप सिंपली बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब अगर आप सोच के देखिए कि अगर छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, अगर आप छोटे से करंट एलिमेंट या छोटे से लेंथ के कारण, अगर डीएल लेंथ के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं P पॉइंट पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा आएगा। और वो जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है dB वेक्टर, एंड दिस dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में R का क्यूब। दिस इज द छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे ही होता है, ये वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू छोटे से एलिमेंट के कारण जो भी आएगी वो उसकी वैल्यू आएगी dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस R अपॉन में R क्यूब। डीएल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा करंट का डायरेक्शन। डीएल का डायरेक्शन हमेशा करंट का डायरेक्शन होता है, और आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो आप देख रहे हो कि मैं एरो लगाया हूं, ये एरो P पॉइंट की तरफ है। और दूसरी चीज बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो डीएल का डायरेक्शन इधर करंट के डायरेक्शन में, आर का डायरेक्शन इधर, तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है आपका? थीटा। तो डीएल का डायरेक्शन आपका इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। ये आर का डायरेक्शन है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका? दोनों के बीच का एंगल आपका कितना है? थीटा है। ये आपका पॉइंट P था, है ना। तो अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो डीएल क्रॉस आर की वैल्यू कितनी होगी? डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बोला जाता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना? ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला जाता है? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर साइन थीटा लिखेंगे तो कब लिखेंगे? जब इसका आप मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे। अब सोच के देखिए, अगर इस साइड का आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे आप लिखने वाले हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
डीएल आर साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा आर का क्यूब। ये आर क्यूब से कट जाएगा तो डीबी की छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट इन वेक्टर फॉर्म। दोनों याद रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में डीएल क्रॉस आर होगा और नीचे क्यूब होगा, पावर 3 होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में आर के पावर 2 होगा। मतलब ये डायरेक्शन भी बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड भी बता रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में जानकारी दे देगा, सिर्फ और सिर्फ ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देगा। जहां पर आई क्या है, करंट है, डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट जिस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, आर क्या है, उस एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, दैट्स इट। तो ये तो हमारे फॉर्मूले की बात होगी। लेकिन अब किताबों में क्लास 12th के केस में क्या बोलते हैं, क्लास 12th में बायर्ट-शॉर्ट लॉ को थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं। ये मैंने सीधा लिखा है, मैंने सीधा बताया क्योंकि लॉ जो होता है वो लॉ को डायरेक्ट याद रखा जाता है, क्योंकि लॉ हमेशा कैसे आता है, लॉ हमेशा हजारों एक्सपेरिमेंट के द्वारा आता है। तो लॉ को सीधा सीधा बताया जाता है बुकों में कि ये हमारा लॉ है। जैसे कूलम्स लॉ को डायरेक्ट बताया जाता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका प्रूफ नहीं होता। गॉस लॉ, इसका प्रूफ नहीं होता। ग्रेविटेशन लॉ, ऐसे कई लॉ हैं, लेकिन किसी बहुत ढेर सारे लॉ के इधर उधर करके, है ना, दो लॉ मिला के तीसरे लॉ को प्रूफ भी कर देते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ बेसिकली होता है क्या कि डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है कि ये आपका क्या है, लॉ है ना। मतलब खाना बना के दे दिया आपको, खाना अच्छा लगा तो खाइए और ये मत पूछिए, उसका रेसिपी मत पूछिए, है ना। ये बात है बेसिकली। तो लॉ तो यही है, लेकिन किताबों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए उसको प्रूफ कराते हैं। वो प्रूफ क्या है, कहा यह जाता है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को, कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो छोटी आएगी, ये बात तो तय है। अगर इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी dB एंड दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इन दिस एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी बात क्या बोलते हैं, जितना बड़ा ये एलिमेंट लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, छोटे एलिमेंट के कारण कम मैग्नेटिक फील्ड, और बड़े एलिमेंट के कारण ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या बोलेंगे, dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। फिर क्या बोलते हैं, जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जितना पास होंगे वायर के उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है पोजीशन से। मैग्नेटिक फील्ड का डिपेंडेंसी पोजीशन से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि वो जो डिपेंडेंसी है r के पावर 2 में मिलती है, तो r के पावर 2 में मिलती है तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 2। ये इक्वेशन नंबर 3। और तीसरा क्या, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और ये जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब सोच के देखो, मैं यहीं से देखकर सब कुछ लिख रहा हूं। यहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, आपका कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कांस्टेंट। आप इसको Km भी लिख सकते हैं, वहां क्या लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को K लिखते थे, आप यहाँ K लगा के सबस्क्रिप्ट में आप M भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक कांस्टेंट। लेकिन ठीक है, उतना वो करने का जरूरत नहीं है, आप म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखिए। अभी बताता हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई बेसिकली है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो जब चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा, और जो नीचे उसको नीचे कर दी R स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज इंप्लाइज दैट दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा एलिमेंट, वेयर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज अ कांस्टेंट नोन एज मैग्नेटिक कांस्टेंट, known as magnetic constant, where magnetic constant mu naught by 4 pi is equal to magnetic constant mu naught by 4 pi is equal to 10 raised to the power minus में 7।
और अगर आप इसका यूनिट रखने की कोशिश करेंगे तो रखिए इसका टेस्ला हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मीटर आएगा तो ऊपर मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो मीटर बचेगा, नीचे एम्पियर हो जाएगा। साइन का कोई यूनिट तो होता नहीं है। तो μ0/4 पाई की जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻⁷ आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई। तो अब अगर आप ध्यान से देखें μ0 की वैल्यू, तो μ0 की वैल्यू क्या मिलेगी? μ0 बराबर आ जाएगा आपके पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ μ0। ये μ0 की वैल्यू है। जहां पर μ0 को एक नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इसका नाम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला गया? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप वैक्यूम भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? वैक्यूम बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जब दो चार्ज के बीच में एयर होता है या फिर वैक्यूम होता है, तो वहां पर उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। उसी तरीके से अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, वो वैक्यूम में रखा हुआ है या फिर एयर में रखा हुआ है, तो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R² आता है। जहां पर μ0 क्या है? μ0 इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, अगल बगल क्या है? फ्री स्पेस होगा या फिर एयर होगा। अगर कोई मीडियम होगा तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। ये किसके लिए है? अगर कोई करंट कैरिंग वायर वैक्यूम में रखा हो या फिर एयर में रखा हो। तो यहां पे इसको क्या नाम देंगे? परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी। तो μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ जो कि बहुत ही कम है, तो ये बहुत कम होती है। इसलिए कोई करंट कैरिंग वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो होता है चारों तरफ, लेकिन उसका हम फील नहीं कर पाते क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये चक्कर है। तो ये है आपका बेसिकली क्या? बायट-सेवर्ट लॉ। इसी का हम लोग यूज करेंगे, आप लोग, है ना? इसी का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। लेकिन यूज करने से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। किसका डायरेक्शन निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का। कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम करंट को देख के कैसे बताएं? तो इसके कई तरीके से डायरेक्शन बताया जा सकता है। आपको मैं एक रूल बता रहा हूं, और वही रूल उसी तरीके का रूल मैं पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म में यूज करूंगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं? राइट हैंड थंब रूल। क्या बोला? राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने राइट हैंड थंब रूल ही पढ़ा है, तो वही बेसिक में लेके चलता हूं। 2-3 रूल बताने का क्या मतलब है, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं, इसलिए मैं एक रूल बता रहा हूं जिसे हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। उससे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलवा के आपको दिखाता हूं। आइए देखते हैं, है ना? थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर हमारे पास बी, है ना? ये भी है हमारे पास ए और ये भी है हमारे पास बी। इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा। अगर मैं यहां पर बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालना चाहूं, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, यहां पर अगर मैं बोलूं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन मुझे बताइए, और मैं यहां बोलूं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? बाय द राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा दाहिना हाथ है, इसी दाहिने हाथ के नियम से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालेंगे। तो अगर कोई पूछे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? अपनी उंगलियों को सबसे पहले क्या करेंगे? अपने उंगलियों को बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ घुमाओ। अपने उंगलियों को बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ घुमाओ। तो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ घुमाओ, और उसके बाद घुमाते घुमाते पूरा घुमा दो, पूरा 360 घुमा दो। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आया? बी क्रॉस ए, देखो ना, बी से ए की तरफ घुमाओ, उसके बाद पूरा घुमा देना। तो बी क्रॉस ए अगर घुमा रहे हैं तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है आपका? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो अपने उंगलियों को घुमा दो। तो जैसे उंगली को घुमाएंगे तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं क्या कह रहा हूं? जब कभी भी आपसे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पूछ रहा है तो बी से ए तक अपने उंगलियों को घुमाएं पूरी तरीके से। उसके बाद उंगली घुमाने के बाद अपने पूरे चार के चारों उंगली को घुमाएं।
तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैंने क्या किया, बी से ए तक उंगली को घुमाया, उसके बाद हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो चार के चारों उंगलियों को मैंने ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज में, और अगर चार के चारों उंगलियों को मैं बी से ए तक घुमा रहा हूं तो अंगूठा किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए का। उसी तरीके से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए से बी तक घुमाना है, ए से बी तक घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ए से बी तक घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पूरे हाथ को घुमा दीजिए, इस चारों उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अगर चारों उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है किसका, ए क्रॉस बी का। इसको पूरी तरीके से बोल सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, और इसको बोल सकते हैं इनवर्ड नॉर्मल। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा राइट हैंड रूल से निकलता है। राइट हैंड रूल में क्या बोला गया है, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछ रहा है तो अपने चारों उंगलियों को ए से बी तक घुमाना है। तो जो डायरेक्शन अंगूठे का आएगा वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा। और अगर कभी आपसे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पूछ रहा है तो बी से ए तक अपने चारों उंगलियों को घुमाएं, तो जो डायरेक्शन आपके अंगूठे का होगा वही डायरेक्शन आपका क्या होगा, बी क्रॉस ए का होगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो देखो ना कि इस फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो इसमें डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, डीबी का, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो बस करना क्या है, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालना है। तो डीएल किधर की तरफ है, डीएल आपका ऊपर की तरफ है, आर किधर की तरफ है, इधर की तरफ है ना। डीएल आपका किधर है, ऊपर की तरफ है, आर इधर की तरफ है। तो किधर घुमाएंगे, डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डीएल क्रॉस आर अगर आप करेंगे तो कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। एरो देख रहे हैं ना मेरा, तो कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अपने चारों उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आया, अंदर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इनवर्ड नॉर्मल। मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के केस में इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड क्या है, नॉर्मल। ठीक है, 2-4 रूल सिखाता हूं और 2-4 रूल सिखाता हूं आपको मैं। आइए देखते हैं। तो आप डायरेक्ट हेडिंग में डाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। एक होता है पाम रूल, एक होता है कर्ल रूल। ये तो मैं जो राइट हैंड रूल बता रहा हूं, वो राइट हैंड रूल जो बताया मैंने वो आपका क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालने का था। एक शॉर्टकट मेथड ये भी है, कर्ल रूल और पाम रूल, और ये भी राइट हैंड रूल ही है। ये भी दोनों क्या है, राइट हैंड से ही निकलेगा। बायां हाथ कभी यूज नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड रूल भी होता है लेकिन उसको आप यूज मत करिए, आप हर काम दाहिने हाथ से ही करिए। मैं जब मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा मैं दाहिने हाथ से निकलवा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सारा का सारा चीज मैं राइट हैंड रूल से ही निकलवा दूंगा। बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। ठीक है, राइट हैंड रूल। तो सबसे पहले पाम रूल की अगर हम बात करें, पाम रूल की, तो पाम रूल में क्या कहा जाता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो अपने अंगूठे को, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, और अपने इन चारों उंगलियों को उस साइड में फैलाओ जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। क्या बोला, मान लेते हैं एक वायर है हमारे पास, ये जिसमें करंट फ्लो कर रहा है किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन है करंट का। तो क्या कहा गया, अंगूठा किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में। अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखना है
और अपने उंगलियों को उधर फैलाओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो उंगलियों को उधर फैलाओ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मान लेते हैं मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है, दो जगह पर निकालना है। ये नंबर 1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नंबर 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंगूठे को क्या करना है, अंगूठे को हमेशा करंट के डायरेक्शन रखना है और अपने चारों उंगलियों को उस साइड फैलाना है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले लेते हैं 1 पर, तो 1 पर अपनी उंगलियों को फैलाना है। उसके बाद जो डायरेक्शन हथेली का होगा, जो डायरेक्शन किसका होगा, हथेली का होगा। हथेली का मतलब जो डायरेक्शन धक्के का होगा। हथेली आपका ये है, ये आपका हथेली है। जो डायरेक्शन हथेली का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। जो डायरेक्शन हथेली का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा वो किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। और अंदर के डायरेक्शन को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। तो रूल क्या है कि जब कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर हो आपका, जब कभी भी आपका कोई करंट कैरिंग वायर हो, जब कभी भी आपका कोई करंट कैरिंग वायर हो, तो करंट कैरिंग वायर के करंट के डायरेक्शन हमेशा अंगूठे को लगा दो। करंट के डायरेक्शन हमेशा अंगूठा होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में। उसके बाद अपने उंगलियों को वहां फैलाओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो जो हमारे पाम का डायरेक्शन होगा, पाम का डायरेक्शन मतलब पाम के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर है ना, पाम का डायरेक्शन कहो या फिर कह लो पाम के धक्के का डायरेक्शन होगा। जो डायरेक्शन हमारे पाम के धक्के का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैंने करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखा, उसके बाद हमने उंगलियों को वहां फैलाया जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। उसके बाद धक्का मैंने अंदर दिया, धक्का मेरा अंदर गया, और अगर धक्का मेरा अंदर गया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सेम टू सेम मुझे 2 पॉइंट पे निकालना है। तो करंट को कैसे, करंट के डायरेक्शन में हमने अंगूठा रख दिया और अपने उंगलियों को दूसरे वाले पॉइंट पे सजाना है ना, दूसरे वाले पॉइंट की तरफ करना है चारों उंगलियों को। कैसे करेंगे, ऐसे। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और हमारा 4 का 4 उंगली किधर की तरफ है, 4 का 4 उंगली, ये 4 के चारों उंगली हमारा दूसरे वाले पॉइंट की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर, क्योंकि धक्का किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो यहां पे डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलता है। ठीक है, एक डायरेक्शन आप लोग निकालिए, एक डायरेक्शन आप लोग निकालिए इसी पाम रूल से। मान लेते हैं ये हमारा करंट है, करंट जा रहा है राइट साइड में है ना, और एक पॉइंट आपका ऊपर है P और एक पॉइंट आपका नीचे है Q। दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है किधर की तरफ होगा। करिए जरा। तो ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है। करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे तो किधर रखेंगे, ऐसे, अंगूठा ऐसे होगा। और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड पहले हम नीचे निकालते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे निकालोगे तो उंगलियों को किधर 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 की तरफ उंगली होना चाहिए हमारा, चारों तरफ, चार के चारों उंगली हमारा Q पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो Q पॉइंट की तरफ चारों उंगली करो ऐसे। तो बताओ धक्का जब मारोगे धक्का किधर जाएगा, अंदर की तरफ। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, उंगली उधर होना चाहिए जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो जिस डायरेक्शन में धक्का होगा, जिस डायरेक्शन में हमारे पाम का धक्का होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखाता हूं। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। और अगर यहां पे बात करें तो है ना, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और चारों उंगलियों को वहां फैलाना है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो ऊपर फैलाना है, ऊपर निकालना है, तो है ना। तो ऐसे फैला देंगे तो धक्का किधर आएगा, बाहर की तरफ। धक्का अगर बाहर की तरफ आएगा तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, डॉट का मतलब बाहर होता है। ये हमेशा क्रॉस और डॉट हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए दिखाया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ही क्रॉस और डॉट में दिखाया जाए, करंट भी क्रॉस और डॉट में दिखाया जा सकता है। कैसे, ऐसे। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि आपके पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I।
तो ये आपका जो दिखाया गया है ये आपका वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और करंट के डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाया गया है। करंट के डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाने का क्या मतलब, करंट किधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। मतलब एक बहुत लंबा सा वायर है आपके पास, बहुत लंबा सा वायर है जिसमें करंट इधर की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ, है ना, जिसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है। तो आपकी तरफ से क्या दिखेगा, आपकी तरफ से लगेगा कि करंट अंदर की तरफ आ रहा है ना। तो एक बहुत बड़ा वायर है, एक बहुत बड़ा वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको 4 पॉइंट देता हूं, मैं आपको 4 पॉइंट देता हूं। एक पॉइंट है ये P, एक पॉइंट है ये Q, एक पॉइंट है ये R, एक पॉइंट है ये S। P, Q, R, S। There are 4 points around the current carrying wire I, where we want to predict the direction of magnetic field due to a current carrying wire। जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने वाले हैं, क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड तो हम बायोट-सवार्ट लॉ से निकालेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन निकालना तो सीखे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो सबसे पहले अंगूठा किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, और ये 4 के चारों उंगली किधर होना चाहिए, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो चलो सबसे पहले अंगूठा उधर करते हैं जहां जिस डायरेक्शन में करंट है ना। उसके बाद मान लेते हैं एस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर एस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एस की तरफ उंगलियों को कर दे तो धक्का किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अगर धक्का आपका नीचे की तरफ आ रहा है हथेली का, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसी तरीके से अंगूठा किधर की तरफ करंट का डायरेक्शन है, मुझे आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 4 के चारों उंगली किधर होनी चाहिए, आर पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। तो धक्का किधर आएगा, लेफ्ट साइड में। और अगर तुम्हारा धक्का लेफ्ट साइड में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट साइड में। फिर उसी तरीके से करंट के डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अंगूठा होना चाहिए। उसके बाद 4 की चारों उंगली किधर होनी चाहिए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्यू पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है। तो धक्का किधर होगा, ऊपर की तरफ। और अगर धक्का आपका ऊपर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ। उसी तरीके से करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और पी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, धक्का आएगा राइट साइड। तो अगर तुम्हारा धक्का राइट साइड में आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारे के सारे आर डिस्टेंस है। तो सिमेट्रिकली हम तो कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं कि इन चारों पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वायर से सारे के सारे पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे हैं, आर डिस्टेंस पे। और यही नहीं, आप यहां पर भी यहां से आर डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहे, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ये हो गया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और उंगली मैंने फैला दी जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, धक्का किधर है, ऐसे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो धक्का हमेशा 90 डिग्री पर ही आ रहा है, धक्का हमेशा 90 डिग्री पर ही आ रहा है। हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्मॉल आर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिस्टेंस के क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। और आप यहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अगर आप इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो ऐसे यहां पे करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, उसके बाद यहां देखिए, फिर यहां पे धक्का ऐसे, यहां पे धक्का ऐसे, यहां पे धक्का ऐसे, यहां पे धक्का ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर बहुत अच्छे से देखें तो आप मतलब एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। इसको मैं अच्छे से बनाता हूं, सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। ये सर्कल हो गया आपका, ये करंट कैरिंग वायर हो गया आपका। यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें, कहां पर, वायर से आर डिस्टेंस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखें, डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड। यहां पर अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अगर यहां पर डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्टवर्ड। अगर यहां पर डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। यहां पर डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में। यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में। यहां पर डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और अगर बहुत अच्छे से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म
अ क्लोज्ड लूप ऑलवेज। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? क्लोज्ड लूप बनाता है। यही काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कभी भी आपका क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है? क्लोज लूप बनाता है। तो ये क्लोज लूप बना रहा है। ये क्या बना रहा है? क्लोज लूप। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है? यह हमारा पाम रूल है। इस तरीके से पाम रूल की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। सिंपल सा रूल है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है और जहां पर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ अपने चार के चारों उंगलियों को कर देना है। तो जो डायरेक्शन हमारे हथेली के धक्के का होगा वही डायरेक्शन हमारा क्या होगा? फोर्स का होगा। और ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, हर जगह 90 डिग्री ही बनेगा, हर जगह 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आइए एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ल रूल। क्या बोला? कर्ल रूल। मतलब इसी एग्जांपल्स को बताऊंगा लेकिन कर्ल रूल की मदद से। अब अगर कर्ल रूल की बात करें, अब इस पे आ जाएं, कर्ल रूल पे बात करें तो क्या होगा? कर्ल रूल की बात करें तो ये आपका डायरेक्शन किसका होगा? करंट का। तो कर्ल रूल बेसिकली क्या कहता है कि अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में करो और अपने चार के चारों उंगलियों को घुमाओ, तो जो डायरेक्शन रोटेशन ऑफ फिंगर्स होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। क्या बोला? मैंने बोला कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखो। किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, उसके बाद अपने इन चारों उंगलियों को घुमाओ। तो जो डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन हमारे उंगलियों का होगा, घूमने का होगा, वही सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैंने क्या बोला कि करंट के डायरेक्शन में मैंने क्या रखा? करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखा, उसके बाद मैंने उंगलियों को घुमा दिया पूरा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी हमने आपको दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मेरा चार के चारों उंगली हमारा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो करना क्या है? करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है, उसके बाद चार के चारों उंगलियों को क्या करना है? घुमाना है। तो जो सेंस ऑफ रोटेशन हमारे उंगलियों का होगा वही सेंस ऑफ रोटेशन हमारे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैंने ऐसे अंगूठा रखा और ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे, ये और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, लेकिन बनाएगा तो क्लोज लूप ही, ऐसे ये दिस इज बेसिकली नोन एज कर्ल रूल। कौन सा रूल? कर्ल रूल। अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो कर्ल रूल क्या कह रहा है? कर्ल रूल हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकाल के देगा। मतलब ये बहुत बढ़िया रूल है। कर्ल रूल आपका हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे देगा, हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकाल के दे देगा। लेकिन पाम रूल जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं बस उसी पॉइंट पे निकाल के देगा, लेकिन कर्ल रूल हर एक पॉइंट पे निकाल के दे देगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस साइड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है और उधर से निकलोगे तो बाहर होगा, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। दूसरी चीज, अगर आप इस तरीके से वायर बनाते हैं जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज द वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मली अंदर की तरफ। तो अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो करंट के डायरेक्शन में आप अंगूठा रखें, उसके बाद अपने उंगलियों को घुमाएं आहिस्ता आहिस्ता। उंगलियों को घुमाएंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन उंगली का क्या है हमारा? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा?